हरिओम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री पर। और आज हम हिस्ट्री का ही दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं भाई। फर्स्ट लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं जिसमें हमने इतिहास का परिचय देखा था कि इतिहास में हम किस किस चीज़ को पढ़ेंगे, इतिहास में हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं इतिहास का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब इतिहास से भी पहले का काल। इतिहास, जितना इतिहास लिखा गया है उससे पहले के काल के बारे में। तो इसके बारे में सिर्फ अनुमान है कि लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई थी। उसके बाद दुनिया भर के परिवर्तन हुए, एक विस्फोट के वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पहले हिमयुग चला, तब सब कुछ बर्फ़ ही बर्फ़ था। ठीक है, मानव का विकास हुआ। उसके बाद थोड़ा गर्मी शुरू हुई, शीत युग ख़त्म हुआ और एक सामान्य मौसम जलवायु बनी। उस युग में जो है विभिन्न प्रकार के मानवों का जन्म हुआ और विभिन्न प्रकार के पशुओं का जन्म हुआ। तो ये सब जो है अभी तक एक हाइपोथेसिस है, एक काल्पनिक बातें हैं। इसके बारे में स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिले। जहाँ से इतिहास के हमें कुछ स्पष्ट परिणाम मिलने शुरू हुए, उस काल को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा। प्रागैतिहासिक काल, सबसे शुरुआत में मानव की यात्रा कैसी थी, सबसे शुरुआत में मानव का जीवन कैसे था, सबसे शुरुआत में मानव कैसे रहता था, कैसे जीता था, कैसे खाता था, कैसे पीता था, तो इसे प्रागैतिहासिक काल के थ्रू हम समझेंगे। अगर प्रागैतिहासिक काल के पिता की बात करें तो भारत के प्रागैतिहासिक काल का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो जानकारियाँ जुटाई गई तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जुटाई। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कौन है, तो जवाब होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में तोड़ा: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक के काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक के काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल को 3 भागों में तोड़ा गया: आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। आरंभिक पुरापाषाण काल में क्या था, सब कुछ भी चीज़ डेवलप नहीं थी। मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ जानकारी मिली है कि कुछ पर्यावरणीय बदलाव हुए जिन्हें मेसोलिथ कहा गया। ये मध्य पाषाण काल की बात है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यावरणीय बदलाव इतिहास में, पृथ्वी के इतिहास में पर्यावरणीय बदलाव कब हुए, तो पर्यावरणीय बदलाव मध्य पाषाण काल में हुए। हिमयुग से आज हम आज के ग्रीष्म युग में आए। तो पर्यावरणीय बदलाव जो हुए वो मध्य पाषाण काल में हुए और उन्हें मेसोलिथ कहा जाता है। मेसोलिथ काल में या मध्य पाषाण काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ करता था। किसका प्रयोग हुआ करता था? पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ करता था। पत्थर के बने टुकड़ों का प्रयोग हुआ करता था, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ, पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग हुआ था जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं या लघु पाषाण कहते हैं, छोटे पत्थर। ठीक है। और इसी मध्य पुरापाषाण काल में पशुपालन का भी विकास हुआ, पशुपालन भी इसी में आया। तो ये जो है पुरापाषाण काल की बात है। इनके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं भाई, भीमबेटका गुफा से मिलते हैं, मध्य प्रदेश। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर आप माने जाए, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किसी भी चीज़ के, शैल चित्रों के, पत्थर के चित्रों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश से मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में है। रायसेन, मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में है। वहाँ पर कुछ चित्रकारी मिली हैं। सबसे प्राचीनतम चित्रकला साक्ष्य, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे प्राचीन चित्रकला साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भीमबेटका गुफा से मिले हैं। ये सारे के सारे शैल चित्र हैं। शैल चित्र का मतलब पत्थरों से बने हुए चित्र। सारे के सारे चित्र शैल चित्र हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका गुफा है। और जितने भी चित्र बने हैं वो उस समय के जानवरों के, पशु पक्षियों वगैरह के चित्र बने हैं जिनका वो शिकार किया करते होंगे। उन जानवरों के चित्र, उन पशु पक्षियों के चित्र यहाँ पर भीमबेटका गुफा में बने हुए हैं। अगर बात करें सबसे प्रारंभिक बस्तियों की अगर बात करें तो सबसे प्रारंभिक बस्ती हमें मिलती है मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान या पाकिस्तान में है। और दूसरी बुजरहोम,
बुर्जहोम, ये कश्मीर में है। तो ये पाषाण काल की, प्रागैतिहासिक काल की सबसे महत्वपूर्ण बस्तियाँ हैं। सबसे पहली बस्ती है मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। इस बस्ती की सबसे खास बात क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। सही है। सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं, खजूर और जौ की फसलें सबसे महत्वपूर्ण फसलें थी। कपास की खेती के सबसे सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं कपास की खेती के। और मेहरगढ़ को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। तो ये मेहरगढ़ बस्ती की कुछ खास बात थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं, कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ जवाब आएगा। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, खजूर प्रमुख फसलें थी। खेती, कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। और प्रागैतिहासिक काल में गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता था? प्रागैतिहासिक काल में गेहूं का कटोरा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान को कहा जाता था। दूसरा बुर्जहोम कश्मीर, जो इसके खोजकर्ता थे वो पीके शर्मा, डीटेरा और पीटरसन थे। बुर्जहोम कश्मीर की जो बस्ती थी उसके खोजकर्ता पीके शर्मा, डीटेरा और पीटरसन थे। यहाँ पर रहने के साक्ष्य मिले, घर के साक्ष्य मिले, गर्त स्थानों के साक्ष्य मिले। यहाँ पर रहने के गर्त निवास के साक्ष्य मिले। मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था, मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि उस समय पे कुत्ते को पाला जाता था, कुत्तों को पालना शुरू कर दिया गया था, पशुपालन शुरू हो चुका था। तो बुर्जहोम कश्मीर में मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाया गया, कुत्तों को पालने की प्रथा शुरू हुई। इसके बाद जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो शिकार करना था और मछली पालन था। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार था, आखेट, शिकार और मछली पालन था। ये हड्डियों के बने औजार जैसे सुई आदि का प्रयोग किया करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल में हड्डियों से बने औजार कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका जवाब होना चाहिए बुर्जहोम कश्मीर। तो ये कुछ प्रमुख बस्तियाँ थी जो बहुत पुरानी बस्ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी बस्तियों की अगर बात की जाए तो इन तीन चीज़ों का ज़रूर जिक्र होगा। पहला भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका गुफा में शैल चित्र पाए गए हैं, पशु पक्षियों के शैल चित्र पाए गए हैं जिनका वो शिकार किया करते थे। सबसे प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका गुफा से पाए गए हैं। सबसे प्राचीनतम बस्तियों के साक्ष्य मेहरगढ़ और बुर्जहोम से पाए गए हैं। मेहरगढ़ को गेहूं का कटोरा बोला जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मेहरगढ़ को गेहूं का कटोरा बोला जाता है। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कपास की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। प्रमुख फसल गेहूं, जौ और खजूर थी। अगर बात की जाए मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ? बुर्जहोम में मिली। ठीक है। हड्डियों के औजार कहाँ से मिले? बुर्जहोम से मिले। मनुष्य का एक गर्त निवास, स्थायी निवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? बुर्जहोम से मिले। तो ये पाषाण काल के, प्रागैतिहासिक काल के कुछ पॉइंट थे। इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है प्रागैतिहासिक काल के मानव को क्या कहा जाता है? देखो भाई, जैसे अभी हम हैं, पहले हम ऐसे नहीं थे। मानव को विकसित होने की बहुत सारी स्टेज है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि बंदर से आदमी का निर्माण हुआ, बंदर से मानव बनने की जो एक प्रक्रिया है वो बहुत विकसित लंबे समय तक चली। प्रागैतिहासिक काल के मानव को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के मानव को होमो इरेक्टस कहा जाता है। होमो एरेकेटस कहा जाता है भाई। प्रागैतिहासिक काल के मानव को होमो एरेकेटस कहा जाता है। और इसके सर्वप्रथम जीवाश्म हथनोरा मध्य प्रदेश से मिले हैं। होमो एरेकेटस के जीवाश्म हथनोरा या मध्य प्रदेश से मिले हैं। ठीक है भाई। इसके बाद मानव विकसित होता रहा और आज की डेट में जो हम देखते हैं मानव का स्वरूप, ये वर्तमान मानव है जिसे ज्ञानी मानव भी कहा गया। इसे बोलते हैं होमो सेपियंस। इसे क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। तो ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व मानव का पूर्ण रूप से विकास हो गया है। मानव का 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व तक पूर्ण रूप से विकास हो गया था। प्रागैतिहासिक काल के मानव को होमो इरेक्टस कहा गया और वर्तमान मानव को या ज्ञानी मानव को, उस समय के मानव को होमो सेपियंस कहा गया। होमो
सेपियंस, होमो सेपियंस। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल 10,000 साल पहले के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। 10,000 साल पहले के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है भाई, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ भाई, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ इससे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल। अगर मैं पूछूं कि पुरापाषाण काल में क्या क्या उपलब्धि है पुरापाषाण काल की, तो सबसे पहले आग का आविष्कार। जो आज हम आग का इस्तेमाल करते हैं भोजन पकाने में और बहुत सारी चीज़ों में, ट्रेन चलाने में आग का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये पुरापाषाण काल के मानव ने आग का आविष्कार किया था। सोचो, अगर पुरापाषाण काल का मानव आग ना खोजता तो हमारा जीवन आज कैसे होता, हम बिल्कुल जंगलियों के तरह ही होते। तो पास्ट में, हिस्ट्री में हमारे पूर्वजों ने जिन चीज़ों का आविष्कार किया उनकी वजह से हमारा जीवन, दुनिया भर हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं आग का आविष्कार कब हुआ, तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पुरापाषाण काल यानी पत्थरों का युग। पुरापाषाण काल का पहला औजार, पुरापाषाण काल का पहला औजार क्या था? अगर ये क्वेश्चन आए कि पुरापाषाण काल का प्रथम औजार क्या था जो कि पत्थर से बनाया गया होगा, तो पुरापाषाण काल का प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, पेड़ों को काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। उनके कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा लेक्चर में ही। तो पुरापाषाण काल में पत्थरों की कुल्हाड़ी वगैरह बनाई जाती थी। और सर्वप्रथम जो पहला औजार था वो कुल्हाड़ी था, और जो दूसरा औजार था जिसकी खोज की गई वो विदारणी था। विदारणी का मतलब एक तरह से क्लीवर, क्लीवर का मतलब जो काटने वाला, छीलने वाला, चीरने वाला औजार होता था। तो दूसरा औजार आपका विदारणी था, सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तांबे की खोज। तो तांबे की खोज कब हुई भाई? तांबे की खोज मध्यपाषाण काल में हुई। 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 अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम खोजे जाने वाली धातु कौन सी थी, तो सर्वप्रथम खोजे जाने वाली धातु तांबा थी, जो कि मध्यपाषाण काल में खोजी गई थी। सर्वप्रथम पालतू जानवर, सबसे पहला पालतू जानवर किसे बनाया गया? सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था भाई। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। ये सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पालतू जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। सबसे पहले बोई जाने वाली फसल गेहूं थी। सबसे पहले बोई जाने वाली फसल गेहूं थी। सबसे पहली बोई जाने वाली फसल गेहूं थी। पशुओं को पालतू बनाए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़ से मिला और बागोर से। तो सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? सवाल ये है, सर्वप्रथम पशुओं को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो साक्ष्य मिला बागोर से और आदमगढ़ से। अगर बागोर की बात करें तो बागोर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जिले भीलवाड़ा में। बागोर राजस्थान के जिले भीलवाड़ा में स्थित है। अगर आदमगढ़ की बात की जाए तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश के जिले होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश के जिले होशंगाबाद में स्थित है। तो सर्वप्रथम पशुओं को पालतू बनाए जाने के सर्वप्रथम साक्ष्य बागोर व आदमगढ़ से मिले। सर्वप्रथम धातु के औजार, कौन सी धातु के औजार सर्वप्रथम बनाए गए? तांबे के औजार बनाए गए। सबसे पहले औजार जो बनाए गए तांबे के बनाए गए। ये पशुओं के शिकार के लिए यूज होते थे, खेती करने के लिए यूज होते थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रागैतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो प्रागैतिहासिक दस्तावेजों के अध्ययन करने वाले शास्त्र को पुरातत्व विभाग बोलते हैं। इतिहास का अध्ययन करने वाला शास्त्र पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, और इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। ठीक है भाई, ये कुछ प्रश्न हैं जो बार बार रिपीटिवली पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीटिवली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
प्रागैतिहासिक काल का बहुत विस्तृत विवरण हमारे पास नहीं है, तो बहुत एक छोटा सा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। विस्तृत विवरण का किसी भी किताब में या हमारे इतिहासकारों के पास नहीं है, तो लिमिटेड टॉपिक है। जितना आपको मिला है, जितनी चीज़ें हमें मिली हुई हैं इतिहासकारों के माध्यम से, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कोई इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, वो सब इन्हीं में से 1 या 2 क्वेश्चन हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहाँ मिला है, सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहाँ पे हुआ, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिला है। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं नवपाषाण काल की। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवपाषाण काल से। अगर पूछा जाए पशुपालन की शुरुआत कब हुई, पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार हैं, जितने भी महत्वपूर्ण खोज हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं हमारी संस्कृति से, जो आज हम हैं, हमारी संस्कृति से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड, मैक्सिमम आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुए। ये मान के चलिए कि नवपाषाण काल का मनुष्य हमारे जैसा ही था। ठीक है, उसके अंदर हमारे जैसा ही दिमाग था, उसने बहुत सारी खोजें की। तो अगर पशुपालन की शुरुआत कब हुई, नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत कब हुई, नवपाषाण काल में। कृषि की खोज कब हुई, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ, पहिए की खोज कब हुई, नवपाषाण काल में। लोहे की खोज कब हुई, लोहे के औजार बनाने कब शुरू किए गए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था, स्थायी निवास, स्थिर निवास की उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एक जगह टिक कर वो रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था, कृषि शुरू कर दी थी। पशुपालन कृषि की वजह से उन्हें सामान को रखने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ी, तो बर्तनों का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। और बर्तन मिट्टी के बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक चौक की ज़रूरत होती है, आपने देखा होगा, एक कुम्हार होता है, कुम्हार के पास एक चाक होता है, चाक की ज़रूरत होती है मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए। तो चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। कपास की खेती, काटना, बुनना, ये सब नवपाषाण काल में हुए। यानी कि कपड़े का आविष्कार, जो कपड़े पहनते हैं, पहनने के कपड़े का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। पहनने के कपड़ों का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। कपास, काटना, बुनना सब नवपाषाण काल में। पहली बार मातृ देवी का पूजन, तो ये भी नवपाषाण काल में ही हुआ। पूजा पाठ शुरू हो गया था और स्त्री प्रधान समाज था, स्त्रियों की पूजा हुआ करती थी पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में। इसके बाद बात करते हैं स्थिर एवं स्थायी निवास। इस तरह की बस्तियां, जैसे मेहरगढ़ की बस्तियां, बुर्जहोम की बस्तियां, इस तरह की बस्तियां बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी। बस्तियां बनाकर वो रहना शुरू कर दिया था, स्थायी निवास कर दिया था, खानाबदोश जीवन उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये है भाई आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने 3 कालों में से डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकार की खोजें, कौन कौन सी पुरानी बस्तियां हैं, कौन कौन से अभिलेख हैं, किस गुफा में हैं। इसके अलावा पुरापाषाण काल में किस चीज़ों पे काम होता था, पत्थर के औजारों पर काम होता था, पत्थर के औजार इस्तेमाल किया करते थे। फिर मध्यपाषाण काल में तांबा आया, नवपाषाण काल में लोहा आया, कौन कौन सी खेती कहाँ पे होती थी, किस तरह का काम किया, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखा। ठीक है भाई, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं भाई, 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये 20 से 25 क्वेश्चन आप कर लोगे तो इस चैप्टर से आने वाले हर सवाल का जवाब आप दे दोगे। ठीक है भाई, तो ये था आपका पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद जहाँ से इतिहास हमें मिलता है वहाँ से हमारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे। कल दूसरा लेक्चर होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आप इस लेक्चर को देख के बताइए आपको कितना समझ आया, कैसा आपको लगा, कुछ सुधार की ज़रूरत, पेज थोड़ा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा हल्का तो नहीं पढ़ा रहा। आप मुझे जो भी आपके कमेंट, जो भी आपके व्यूज़ है, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।